हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। अपन आज के वीडियो में कोगुलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं इसके दो मेथड आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें एक मेथड तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक बताया था आपको बाय एक्सेसिव डायलिसिस। इन दो मेथड से अपन कोगुलेशन को करा सकते हैं। अब इसके अलावा इसका थर्ड मेथड आता है बाय म्यूचुअल कोगुलेशन। देखिए, म्यूचुअल कोगुलेशन का मतलब है कि अगर दो अपोजिट नेचर के कोलाइड्स को मिक्स किया जाए। फॉर एग्जांपल, फेरिक हाइड्रोक्साइड ए पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, आर्सेनियस सल्फाइड ए नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। तो दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। अगर इन दोनों कोलाइड्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो दोनों को आपस में मिक्स करने पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव का न्यूट्रलाइजेशन करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव का न्यूट्रलाइजेशन करेगा। और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो दोनों का ही कोगुलेशन हो जाता है, यानी दोनों ही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन का मतलब आपस में एक दूसरे का कोगुलेशन करना। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों को आपस में मिक्स किया गया तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव का न्यूट्रलाइजेशन करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव का न्यूट्रलाइजेशन करेगा। जब दोनों ही एक दूसरे का न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं तो इससे क्या होगा, आपका दोनों ही कोगुलेट हो जाएंगे, दोनों ही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस था इसको अपन बोलते हैं बाय म्यूचुअल कोगुलेशन। इसके बाद एक मेथड और आता है इसका बाय बॉइलिंग। अब देखिए, बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, अपन जब भी किसी कोलाइडल सॉल्व को अपन अच्छी तरह से बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पर डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स और डिस्पर्ज फेज पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ जाता है। नॉर्मली जो कोलिजन होंगे वो लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलने वाला एक प्रोसेस होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी पार्टिकल्स पे काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स डिस्पर्ज फेज पार्टिकल के साथ कोलिजन करते रहते हैं। लेकिन जब अपन बॉयल करते हैं तो बॉयल करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लग जाती है। और जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब टक्करें होती हैं तो उस टक्कर की वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड आयंस की लेयर है, वो एड्सॉर्ब्ड आयन की लेयर जो होती है वो रिमूव होने लग जाती है। कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज कम होने लग जाता है, और जब कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज कम होने लग जाएगा तो उसके बाद जो है पार्टिकल वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और जब पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे तो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होता है। तो जब भी आप किसी कोलाइडल सॉल्व को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पर डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स की डिस्पर्ज फेज पार्टिकल पर कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, और ये बढ़े हुए कोलिजन्स या इन कोलिजन्स की स्पीड जब बढ़ जाएगी तो इस स्पीड के बढ़ जाने का मतलब है एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा एनर्जी के कारण से जब टक्करें होती हैं तो टक्करों से आयंस की लेयर को नुकसान पहुंचता है, लेयर डिस्ट्रॉय होने लगती है, चार्ज कम होता है। और जब कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज कम होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जुड़ने पर उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो इस तरह से बाय बॉइलिंग प्रोसेस से अपन कोगुलेशन प्रोसेस को करवा सकते हैं। इसके बाद इसका थर्ड और इम्पोर्टेंट इसका मेथड आता है आज का बाय मिक्सिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन
उसमें कोलाइडल पार्टिकल पर तो चार्ज होता है, कोलाइडल पार्टिकल पर जितना चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका अपोजिट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आपका सॉल्यूशन में होगा। या यूं कहा जाए कि कोलाइडल पार्टिकल पर जितना नेगेटिव चार्ज है, उसका अपोजिट चार्ज सेम अमाउंट में आपका डिस्पर्शन मीडियम के अंदर होगा। एक्चुअल में कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन टोटली नेट चार्ज जो होता है उसका जीरो होता है। पार्टिकल पॉजिटिव है तो मीडियम नेगेटिव होगा, मीडियम पॉजिटिव है तो पार्टिकल नेगेटिव होगा। टोटल सॉल्यूशन का चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। अब अगर अपन किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर आप जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं, जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जिसका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट होता है, उस आयन को अपन बोलते हैं इफेक्टिव आयन और एक्टिव आयन और कोगुलेशन आयन और फ्लॉक्यूलेशन आयन। कई नाम हो गए, एक्टिव आयन, इफेक्टिव आयन, कोगुलेशन आयन और फ्लॉक्यूलेशन। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट को आप मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिव आयन का मतलब जिस आयन का चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट होता है, वो आयन कोलाइडल पार्टिकल को चारों तरफ से घेरता है और उसके चारों तरफ कलेक्ट होकर के कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करता है। और इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं, और जब कोलाइडल पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो प्रेसिपिटेट जो है वो बनने लगता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से भी हम किसी कोलाइडल सॉल्ट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन सिंपल एग्जांपल देखें, घरों में दूध होता है, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो गया आपका जो है लेमन जूस। अगर दूध के अंदर अपन लेमन जूस को मिला देते हैं तो आपका जो दूध होता है फट जाता है। दूध के फटने का मतलब उसका कोगुलेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो इस तरह से जो है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से भी किया जा सकता है। तो मिल्क यहाँ पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया और लेमन जूस जो हो गया वो एक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो जाता है। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जिसका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट है, वो जो है उसका कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करेगा, और इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से आपकी कोलाइडल पार्टिकल जुड़ेंगे, साइज बड़ा होगा, साइज उनका ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है और वो सस्पेंशन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को अपन यहाँ पर कोगुलेशन प्रोसेस कह सकते हैं। एक टर्म आता है कोगुलेशन और एक टर्म होता है फ्लॉक्यूलेशन। इन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा फर्क होता है। फ्लॉक्यूलेशन तो टेम्परेरी होता है और कोगुलेशन परमानेंट होता है। अगर आप किसी कोलाइडल सॉल्ट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बहुत थोड़ा अमाउंट मिलाएं और कोगुलेशन हो गया, और अगर हम उस सॉल्ट को थोड़ा सा हिला देते हैं तो हिलाने पर वो जो प्रेसिपिटेट बना था, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होकर के दोबारा से कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। कोलाइडल सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया, प्रेसिपिटेट बना। अब अपन ने उस प्रेसिपिटेट वाले सॉल्यूशन को थोड़ा सा शेक कर दिया, हिला दिया, दोबारा से आपका प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है और दोबारा कोलाइडल सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस, यानी टेम्परेरी प्रोसेस था। कोगुलेशन तो हुआ लेकिन टेम्परेरीली हुआ, दोबारा से अपन उस जो है प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट कर पा रहे, कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट कर पा रहे। लेकिन कोगुलेशन जो होता है इसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया जाता है, और जब हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं तो जो कोगुलेशन होता है वो परमानेंटली होता है, यानी प्रेसिपिटेट के पार्टिकल बन चुके, उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन को शेक करते हैं तो भी प्रेसिपिटेट आपका डिसॉल्व होकर के वापस कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है कोगुलेशन में और फ्लॉक्यूलेशन में। बस फर्क क्या है, कोगुलेशन के लिए आपको थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा अमाउंट चाहिए, फ्लॉक्यूलेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट का कम अमाउंट चाहिए, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कोगुलेशन जो है परमानेंटली होता है और फ्लॉक्यूलेशन जो होता है वो टेम्परेरीली होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके अपन कोलाइडल सॉल्ट की कोलाइडल स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां लिया BaCl2। BaCl2 जो है जब ये डिसोशिएट होता है तो इससे बनता है बेरियम आयन एंड क्लोराइड।
ये तो हुआ यहां पर इलेक्ट्रोलाइट। अब एक हमने एग्जांपल लिया यहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड। जब अपन इस सॉल्व के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्व के अंदर बेरियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो ये हुआ आपका बेरियम क्लोराइड। तो अब इस कंडीशन में बेरियम क्लोराइड से दो तरह के आयंस बनते हैं, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहां पर एक्टिव आयन का काम करेगा एक्टिव आयन का काम करेंगे आपके क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि क्लोराइड का चार्ज जो है आपके कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट चार्ज है। कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्लोराइड यहाँ पर जो होगा वो एक आपका जो है एक्टिव आयन या इफेक्टिव आयन या कोगुलेशन आयन का काम करेगा। अब इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल होगा इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर क्लोराइड आयन कलेक्ट होंगे और क्लोराइड आयन कलेक्ट होकर के इनका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है जिससे सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो पार्टिकल जुड़ेंगे और पार्टिकल जब जुड़ते हैं तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मिला करके यहाँ पर कोगुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका हार्डी शुल्ज देखिए हार्डी शुल्ज रूल जो है ये आपका किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया। हार्डी शुल्ज साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर को एक्सप्लेन करने के लिए अपने कुछ रूल्स दिए थे। इसमें सबसे पहला रूल आता है कि कोई भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट का आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कैरी अपोजिट चार्ज फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड इफेक्टिव आयन और एक्टिव आयन और कोगुलेशन आयन। आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which carry opposite charge of colloidal particle is called active ion or effective ion or coagulation ion or flocculation ion। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जिसका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट होता है उस आयन को हम एक्टिव आयन और इफेक्टिव आयन कहते हैं। एक बात। फिर दूसरी बात इसमें क्या आती है भाई? दूसरी बात यहाँ पर आती है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन और एक्टिव आयन ग्रेटर इज इट्स कोगुलेशन पावर। किसी भी एक्टिव और इफेक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी कोगुलेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। दो चीजें बताइए। आपका इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जिसका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट होता है उसे अपन बोल सकते हैं इफेक्टिव आयन और एक्टिव आयन। और दूसरी बात इफेक्टिव आयन या एक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी यानी चार्ज जितना ज्यादा होगा उस आयन की कोगुलेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब इस बात को अपन एग्जांपल से समझें।
ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है और फेरिक हाइड्रोक्साइड एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो इसके कोगुलेशन के लिए अपने को नेगेटिव आयंस की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज कीजिए आपके पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम क्लोराइड है, एक आपके पास में है पोटेशियम सल्फेट, एक है पोटेशियम फॉस्फेट, एक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास है। कोगुलेशन पावर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें एक्टिव और इफेक्टिव आयन, जैसे अब ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो इफेक्टिव आयन यहां पर नेगेटिव आयन होगा क्लोराइड आयन, यहां पर होगा सल्फेट आयन, यहां पर होगा फॉस्फेट आयन और यहां पर होगा फेरोसाइनाइड आयन। अब आप देखें इसमें, इस पर -1 चार्ज है, -2 चार्ज है, -3 चार्ज है एंड -4 चार्ज है। तो अभी अपन ने एक बात पढ़ी कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव और इफेक्टिव आयन ग्रेटर इज इट्स कोगुलेशन पावर। तो इफेक्टिव या एक्टिव आयन की वैलेंसी या चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी कोगुलेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ दिख रहा है अपने को? फेरोसाइनाइड पर। इसका मतलब इफेक्टिवनेस जो होगी वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस फेरोसाइनाइड की होगी और सबसे कम इफेक्टिवनेस जो होगी वो आपकी क्लोराइड की होगी। तो कोगुलेशन पावर निकाली जाए तो कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा आ रही है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड का थोड़ा सा अमाउंट मिलाया जाएगा तो कोगुलेशन हो जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली पोटेशियम फेरोसाइनाइड के कंपैरिजन में पोटेशियम क्लोराइड आपको काफी ज्यादा अमाउंट में मिलाना पड़ेगा। एक तो हो गया ये एग्जांपल। एक ये अपन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं इसका, आर्सेनियस सल्फाइड। नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड होता है। अब नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, इसका मतलब कोगुलेशन के लिए अपने को जो इफेक्टिव आयन होगा वो कौन होगा? एक कैटायन यहां पर एक इफेक्टिव आयन का काम करेगा। कोगुलेशन पावर, अब जैसे एक तो अपन ने लिया यहां पर NaCl, एक आपने लिया यहां पर MgCl2, एक आपने लिया यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है। तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर कोगुलेशन के लिए इफेक्टिव आयन का काम कैटायन करेगा। अब यहां कैटायन कौन हुआ? Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तो अब इसमें जो है यहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस एल्यूमिनियम की होगी और सबसे कम होगी सोडियम आयन। रीजन, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन ग्रेटर इज इट्स कोगुलेशन पावर। तो इसके अकॉर्डिंग कोगुलेशन पावर में आपका एल्यूमिनियम आयन क्योंकि हाईएस्ट है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का लोएस्ट अमाउंट जो होगा वो आर्सेनियस सल्फाइड के प्रेसिपिटेशन के लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड का कंपैरेटिवली आपको ज्यादा अमाउंट जो है वो प्रेसिपिटेशन के लिए काम में लेना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कोगुलेशन वैल्यू, रिलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। तो ये
कोगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which is required for the precipitation of a colloidal salt in 2 hours is known as flocculation value or coagulation value. Minimum concentration of electrolyte in millimole per liter which is required for the precipitation of a colloidal salt in 2 hours is known as flocculation value or coagulation value. इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है volume of electrolyte into molarity into 100 upon volume of colloidal इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम जिससे कोगुलेशन करवाया जा रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी 100 और वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्ट जिस वॉल्यूम का अपन वहां पर कोलाइडल सॉल्ट के जिस वॉल्यूम का अपन कोगुलेशन करवाना चाह रहे हैं। तो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्ट इन 2 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कंसंट्रेशन जो किसी कोलाइडल सॉल्ट को 2 घंटे के अंदर अंदर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है, तो उस कंसंट्रेशन वैल्यू को बोला जाता है फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू। अब फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू का और कोगुलेशन पावर का रिलेशन क्या हुआ? कोगुलेशन पावर में और कोगुलेशन वैल्यू में दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। Power is inversely proportional to coagulation value. coagulation value अगर मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू कम है, लोअर कंसंट्रेशन जो है वो कोगुलेशन के लिए सफिशिएंट है, इसका मतलब उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है। किसी इलेक्ट्रोलाइट का कम कंसंट्रेशन लेने पर ही अगर कोगुलेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसका मतलब कोगुलेशन पावर ज्यादा है। और अगर जो है कंसंट्रेशन हमको ज्यादा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी कोगुलेशन पावर जो है कम है। तो कोगुलेशन वैल्यू लोअर तो कोगुलेशन पावर हायर, और कोगुलेशन वैल्यू हायर तो कोगुलेशन पावर लोअर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स एक्चुअली अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपन कोलाइड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स और एक होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं उनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो आपका लायोफिलिक कोलाइड होते हैं वो आपके स्टेबल नेचर के होते हैं। स्टेबल नेचर मतलब उसमें अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करोगे तो उनका कोगुलेशन नहीं होगा। बट जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उनमें डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल, इनमें अट्रैक्शन नहीं होता। और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में इसका जो सॉल होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और जब स्टेबिलिटी कम होगी तो ऐसी कंडीशन में अगर आप स्मॉल अमाउंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो स्मॉल अमाउंट में मिलाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट आपके सॉल्ट को कोगुलेट कर देगा, उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। यानी सीधे बोला जाए तो लायोफोबिक की स्टेबिलिटी कम है और लायोफिलिक की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो लायोफोबिक जो होते हैं उनको अगर उनमें अगर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता तो बड़ी आसानी से उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता। अब यहाँ बात आती है प्रोटेक्शन की। अब प्रोटेक्शन देना किसको है? प्रोटेक्शन दिया जाता है लायोफोबिक कोलाइड्स को। अब लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्शन देते कैसे? इसका तरीका होता है कि हम लायोफोबिक कोलाइड में जब लायोफिलिक कोलाइड के स्मॉल अमाउंट को ऐड कर देते हैं, लायोफोबिक कोलाइड में लायोफिलिक कोलाइड के स्मॉल अमाउंट को जब ऐड कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में जो लायोफिलिक वाले पार्टिकल्स होते हैं वो लायोफोबिक वाले पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं,
और उस लेयर के बन जाने की वजह से आपका जो लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, और उस कंडीशन में उनका जो प्रोटेक्शन होता है, यानी उनको जो है अपन कोगुलेशन से या प्रेसिपिटेशन से बचा पाते। जैसे ये आपका एक लायोफोबिक कोलाइड है, ये लायोफोबिक पार्टिकल है। अब ये लायोफोबिक पार्टिकल है, तो जब आप इसके अंदर लायोफिलिक कोलाइड को मिलाएंगे तो लायोफिलिक कोलाइड के पार्टिकल चारों तरफ से ये लेयर फॉर्म कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से लायोफोबिक वाला जो पार्टिकल है वो एक तो मीडियम के कांटेक्ट में आने से बच गया, मीडियम से उसका कांटेक्ट कम हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल की डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच गया। तो इस तरह से जो मिलाया जाने वाला लायोफिलिक कोलाइड होता है वो लायोफिलिक कोलाइड एक लेयर फॉर्म करके लायोफोबिक पार्टिकल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिलाया जाने वाला लायोफिलिक कोलाइड होता है उसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव कोलाइड। जो लायोफिलिक कोलाइड यहाँ पर मिक्स किया जाता है उस लायोफिलिक कोलाइड को हम कहेंगे यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोलाइड, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है प्रोटेक्शन प्रोसेस। अब इसमें लायोफिलिक कोलाइड में क्या क्या मिलाया जा सकता है? फॉर एग्जांपल गम हो सकता है, एल्बुमिन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। इस तरह का मटेरियल जो होता है वो यहाँ पर लायोफिलिक कोलाइड का काम करता है। लायोफिलिक कोलाइड होता है जो लायोफोबिक कोलाइड्स में मिला करके अपन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते। इससे पहले अपन ने जो है मेटल के कोलाइडल सॉल्व बनाने के मेथड पढ़े थे। तो मेटल के कोलाइडल सॉल्व बनाने में अपन ने जो है वहाँ केमिकल कंडेंसेशन में एक मेथड पढ़ा था, रिडक्शन मेथड। तो वहाँ रिडक्शन मेथड में अपन ने गोल्ड सॉल्व, सिल्वर सॉल्व वगैरह बनाए थे। तो वहां पर आपने एग यॉक मिलाया था, एग यॉक मिला करके अपन मेटल के कोलाइडल सॉल्व को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर प्रोटेक्शन। अब इनकी प्रोटेक्टिंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए इसके साथ में एक टर्म आता है, इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है गोल्ड नंबर। अभी गोल्ड नंबर क्या चीज है देखिए, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। ये 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व, ये 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व, और ये है आपका 1 ml 10% NaCl, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब यहां पर जो है ये आपका गोल्ड सॉल्व कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। अगर आप डायरेक्टली इस इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर मिक्स कर देते हो तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस गोल्ड सॉल्व का प्रेसिपिटेशन कर देगा। अब इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करने के पहले अगर आप इसमें मिलाते हैं लायोफिलिक कोलाइड, इसको मिलाने से पहले अगर आपने लायोफिलिक कोलाइड को मिलाया तो मिलाए जाने वाला लायोफिलिक कोलाइड 10% NaCl के इफेक्ट से गोल्ड सॉल्व का प्रोटेक्शन कर देता है, उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से बचा देता है। तो इस तरह से मिनिमम milligrams of lyophilic collide which can prevent coagulation of 10 ml standard gold solve from 1 ml 10% NaCl solution is known as gold number. Minimum milligrams of lyophilic colloids, which can prevent coagulation of 10 ml standard gold salt from 1 ml 10% NaCl electrolyte solution is known as gold number. यानी आपके 10 ml गोल्ड सॉल्ट के अंदर
आपके लायोफिलिक सॉल्ट का वो मिनिमम अमाउंट, वो मिनिमम मिलीग्राम्स जो 1 ml 10% NaCl के इफेक्ट से या कोगुलेशन इफेक्ट से आपके गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उसको अपन नाम देते हैं यहाँ पर गोल्ड। अब इसमें गोल्ड नंबर भी अलग अलग तरह के कोलाइड का अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिलेटिन है, जिलेटिन के लिए इस गोल्ड नंबर की वैल्यू होती है 0.0052 0.01, यानी इतने मिलीग्राम से इतने मिलीग्राम तक का अमाउंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और स्टार्च होता है 20 to 25 मिलीग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्च का तो हमें ज्यादा अमाउंट मिक्स करना पड़ रहा है, जिलेटिन का हमें कम अमाउंट मिक्स करना। तो अगर हम प्रोटेक्शन पावर में और गोल्ड नंबर में रिलेशन देखें, प्रोटेक्शन गोल्ड नंबर, अगर गोल्ड नंबर लोअर है तो प्रोटेक्शन पावर उसकी ज्यादा होगी। यानी अगर गोल्ड नंबर कम है, इसका मतलब कम अमाउंट में हमें लायोफिलिक कोलाइड मिलाना पड़ रहा है, और कम अमाउंट में लायोफिलिक कोलाइड मिला रहे हैं, इसका मतलब उस लायोफिलिक कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। और अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल स्टार्च, तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा अमाउंट में मिलाना पड़ेगा, यानी उसकी प्रोटेक्शन पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। तो गोल्ड नंबर का मतलब होता है मिनिमम मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स which can prevent coagulation of 10 ml standard gold salt from coagulation of 1 ml 10% NaCl electrolyte solution। यानी आपके 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट में मिलाए जाने वाले मिनिमम मिलीग्राम्स किसके, लायोफिलिक कोलाइड के, जो कि 1 ml 10% NaCl के सॉल्यूशन के इफेक्ट से गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसे हम कहेंगे यहाँ पर गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर को अपन सिंपल वे में बोले तो गोल्ड नंबर मतलब लायोफिलिक कोलाइड का मिनिमम मिलीग्राम्स जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, गोल्ड सॉल्ट को कराएगा। किससे प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रोलाइट NaCl के इफेक्ट से बचाएगा।